Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 1 on the JNU Environmental Science PhD level exam for the previous year 2019 session. Okay, so subscribe our channel and contact us for the latest study material on this number. So, in the PhD level exam, you will get a duration of 180 minutes, okay, and total marks of 100, and you will get a part A where you can see 40 questions are there and all the 40 questions are mandatory. This is the pattern. We will discuss first part A, then we will move to part B also. So let us discuss the first question, that is in the Environmental Science PhD 2019 paper. So it asks, an experiment was conducted where you analyzed the result of a plant growth experiment. So this is a plant growth experiment. After you manipulated the amount of water and the seed variety, okay, the amount of water and the seed variety, you have what? You have been altered it, okay, you have manipulated it. Which of the following statement is correct? This is the question. ठीक है, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है जो कि प्लांट ग्रोथ पे है. ठीक है, प्लांट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, आपने मैनिपुलेट किया है दो चीजों को. एक तो वाटर है, दूसरा है आपका सीड वेराइटी. ठीक है, उसमें उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. आइए चलते हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए इस क्वेश्चन को समझते हैं. ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमने ये लिए हैं सिंबल्स किस चीज के लिए, अलग अलग पॉट के लिए. ठीक है, जिसमें हमको प्लांट का ग्रोथ करना है. ठीक है, अलग अलग प्लॉट है जिसमें हमको प्लांट का ग्रोथ करना है. ठीक है, तो पहले वाले ए में हमने सीड वैरायटी रखी है 1 और वाटर लेवल रखा है 1. ठीक है, दूसरे वाले में क्या रखा है, सीड वैरायटी कर दिया है 1, वाटर लेवल कर दिया है 2, तीसरे में कर दिया है सीड वैरायटी 1 एंड वाटर लेवल 3, चौथे में भी सीड वेराइटी 1 एंड वाटर लेवल 4. इसी तरीके से सीड वेराइटी 2 वाटर लेवल 1, सीड वेराइटी 2 वाटर लेवल 2, इसी तरीके से सीड वेराइटी 2 देन वाटर लेवल 3, सीड वेराइटी 2 एंड वाटर लेवल 4. ठीक है, तो इसी तरीके से हमने डिफाइन कर दिया है डिफरेंट काइंड ऑफ सीड वेराइटी को. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीड वेराइटी के साथ हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर लेवल है, उसी के साथ सीड वेराइटी 2 के साथ भी डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर लेवल है एंड सीड वेराइटी 3 के साथ भी डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर लेवल है. ठीक है, हमने इस तरीके से कुछ सिलेक्शन किया है. ठीक है, तो इससे क्या क्या है, हमने रैंडमाइज कर दिया है. कैसे रैंडमाइज कर दिया है कि सीड ए 1 को अपने हर तरीके के वाटर लेवल को डिफाइन किया है, उसी तरीके से हर तरीके के वाटर लेवल पे हमने हर तरीके का सीड वैरायटी को भी हमने व्हाट क्या किया है, हमने उसको क्या क्या है डिफाइन किया है. तो हमने हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिया है. ठीक है, ये तो रहा हमारा हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन. लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे उसने बोला है कि पहला स्टेटमेंट, ठीक है, वी रैंडमाइज द प्लांट्स टू प्लॉट टू एलिमिनेट एनी इफेक्ट ऑफ द हिडन वेरिएबल्स. ठीक है, अगर इस चीज की बात करें, वी रैंडमाइज्ड द प्लांट्स टू प्लॉट्स टू एलिमिनेट एनी इफेक्ट ऑफ हिडन वेरिएबल्स. ठीक है, तो या ये एक जस्टिफाइड रीजन नहीं हो सकता इस तरीके के चीज के लिए, क्योंकि रैंडमाइज कर देने से ही हमारे पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बन के नहीं आ रहा है. ठीक है, सिर्फ रैंडमाइजेशन कर देने से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है. सो इट विल नॉट बी द एक्चुअल आंसर टू आवर क्वेश्चन. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. लेकिन अगर हम बात करें बी वाले ऑप्शन की, ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन में हमने कर क्या रहे हैं, हमने ये सीड वैरायटी का डिफरेंस और वाटर लेवल का डिफरेंस देख क्यों रहे हैं, हमको क्यों चाहिए, कि हम इसलिए देख रहे हैं ना क्योंकि हमको क्या चाहिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड सीड वैरायटी चाहिए. कि इतना बेस्ट वैरायटी का सीड है और इतना वाटर लेवल पे वो क्या दे रहा है, अच्छा प्लांट का ग्रोथ दे रहा है. डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लांट हाइट विल सी इट इन द फाइनल वीक ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ठीक है,
लेकिन अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, वो बोल क्या रहा है, द वेरिएबिलिटी इन द ग्रोथ अमाउंट among the plants of the same variety who received the same amount of water was constant over the time। ये भी नहीं हो सकता भाई। अगर सपोज करें आपने एक प्लांट ग्रो किया है, ठीक है, वो भी सीड 1 का, ठीक है, और दूसरा प्लांट ग्रो किया है वही सीड 1 का, कि आपकी सेम वेराइटी होनी चाहिए, तो सीड 1 का ही दो दो प्लांट आपने ग्रो किया है, वो रिसीव्ड द सेम अमाउंट वाटर, पानी भी आपने सेम ही दिया है, ठीक है, लेकिन क्या वो कांस्टेंट होंगे ओवर द टाइम? बात यहाँ थी, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ डिपेंड कर रहा है आपका किस चीज पे, आपका डिपेंड कर रहा है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस पे, ठीक है। सपोज करिए आपने डिफरेंट फैक्टर्स को इंक्लूड ना किया हो, ठीक है, लाइटिंग कंडीशंस को इंक्लूड ना किया हो जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, आपने वाटर पोटेंशियल को कंसीडर ना किया हो, ठीक है, आपने सॉइल टाइप को कंसीडर ना किया हो, तो वो भी तो फैक्टर हैं जो कि आपके प्लांट के ग्रोथ को डिटरमाइन करेंगे। तो कांस्टेंट ओवर द टाइम वी कैन नॉट से, दिस इज ऑल्सो नॉट ए आंसर, बिकॉज हम नहीं बोल सकते कि ये कांस्टेंट ओवर द टाइम रहेगा, ठीक है। चलते हैं फिर डी की तरफ। द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट इन द थर्ड वीक इज लाइकली टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सेम प्लांट इन द वीक 2। ये इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, क्योंकि अगर एक प्लांट को आपने सेकेंड वीक पे ग्रो किया है, ठीक है, तो थर्ड वीक तक जाते जाते कुछ ना कुछ उसमें ग्रोथ दिखा होगा, ठीक है। सेकेंड वीक के प्लांट का ग्रोथ और थर्ड वीक के प्लांट का ग्रोथ में डिफरेंस होगा, तो सेकेंड वीक से जब वो थर्ड वीक में पहुंचा है, ठीक है, अगर सेकेंड वीक में उसका डेथ हो गया है तो थर्ड वीक तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं, तो ये तो डिपेंडेंट रिलेशन है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेकेंड वीक में जो प्लांट है वो थर्ड वीक में पहुंचते पहुंचते उसका एक डिफरेंट काइंड ऑफ चीज दिख रहा है, इसका अर्थ है कि सेकेंड वीक में कुछ ऐसा हुआ होगा जो उस प्लांट का ग्रोथ या डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट को भी यूज नहीं कर सकते, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है, ये भी आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है, द ऑप्शन इज बी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि ये सीड वेराइटी का हम लोगों ने एग्जांपल लिया है। थोड़ा और इस चीज पे डिस्कस, तो बात करते हैं, अगर हम इसके डाटा को देखें, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसका डाटा बनाएं, ठीक है, जिसमें कि सीड की वेराइटी दे दी है अपने, ठीक है, और 4 वाटर लेवल की बात कर ली है, तो 4 वाटर लेवल पे आपका देखिए सारे रिजल्ट्स हमने लिख दिए हैं इन मिलीमीटर। अगर रिजल्ट्स ऐसे कुछ आ रहे हैं, ठीक है, मतलब सीड वेराइटी 1 एंड वाटर लेवल 1 पे ये दो रिजल्ट्स दिखे हैं, सीड वेराइटी 2 में ये दो रिजल्ट्स दिखे हैं, तो इससे आपको डेफिनेटली क्या पता चल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ किस लिए, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमको मिल क्या रहा है, आपको आउटपुट मिल क्या रहा है, द प्लांट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि सीड एंड वाटर विच आर सेट्स एट डिफरेंट लेवल पे सेट कर दिया गया है, एंड रेस्पॉन्स ऑफ द वेरिएबल देखा गया है, रेस्पॉन्सिबल वेरिएबल क्या है, प्लांट हाइट। The purpose of the experiment is to assess the impact of different combination of levels of seed and water on the plant height, जो कि very much true है। तो इसी वजह से आपका आंसर यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, आपका सीड और वाटर लेवल के बेसिस पे हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, प्लांट के हाइट को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, और बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन वहां पे बी था, ठीक है। अब बाकी सब ऑप्शंस नहीं होंगे आपके। Let's move to the second question. The second question tells the concentration of the end product of a reaction is quantified in a colorimeter. For a 1 centimeter path cubed, 20% of the incident light intensity is absorbed. If the path length is increased to 2 centimeter, the percentage of the light transmitted is. It is also a very simple question. आपको इसके लिए बियर-लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ना ही होगा। बियर-लैम्बर्ट, ठीक है, लॉ पढ़ना ही होगा, बियर-लैम्बर्ट लॉ पढ़ना होगा, जिसमें कि हम बात करें तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो फॉर 1 सेंटीमीटर इट इज गिवन, फॉर 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ क्या हो रहा है, 20% ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 20% एब्जॉर्ब होगा तो सिंपल सी बात है 80% ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का जो फॉर्मूला है A इक्वल टू माइनस लॉग ट्रांसमिटेंस, ठीक है, लॉग ट्रांसमिटेंस क्या होता है, वो लॉग ट्रांसमिटेंस परसेंटेज के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो माइनस लॉग
ट्रांसमिटेंस का जो फॉर्मूला है उसको अगर हम एलाबोरेट करके लिखे तो माइनस लॉग आई अपॉन आई नॉट होता है। तो ऊपर वाला जो आई है वहां पे वो ट्रांसमिटेड का है और नीचे वाला जो है वो आपका टोटल का है, ठीक है, जो ओरिजिनल वाला है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमको दिए रखा है क्या 80% किस चीज का, 80% ऑफ इंसिडेंट वन, इंसिडेंट रेडिएशन। तो 80% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होगा कितना, 80 आई नॉट अपॉन 100, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम निकालें तो वो माइनस लॉग 80 अपॉन 100 होगा, माइनस लॉग 80 अपॉन 100 होगा। तो वहां से अगर हम बीएल लेमर्ट्स लॉ का फॉर्मूला यूज करें, बीएल लेमर्ट्स लॉ बोलता क्या है, ELC, ओके, ELC, ई वहां पे कोफिशिएंट है, ठीक है, एल आपका पाथ लेंथ है, ठीक है, सी है कंसंट्रेशन, ठीक है। ELC जो आपका एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला है किसमें, बीएल लेमर्ट्स लॉ में, उसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, L आपका 1 सेंटीमीटर है। तो E इंटू सी, एल की जगह में 1 पुट किया तो E इंटू सी हुआ। तो E इंटू सी का फॉर्मूला लगाए तो माइनस लॉग 80/100 आ गया, ठीक है, माइनस लॉग 80/100 आ गया। लेकिन अब बोला है कि नाउ इफ द लेंथ इज इंक्रीज टू 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की तरफ इंक्रीज कर दिए तो हमारा नया फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लॉग, अब ट्रांसमिटेंस भी बदलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपका आई जो डैश होगा, नया आई डैश आएगा, किसके लिए, ट्रांसमिटेड वेवलेंथ के लिए नया आई डैश आएगा। तो माइनस लॉग आई डैश अपॉन आई नॉट इक्वल टू 2EC, ठीक है। कंसंट्रेशन तो वही है भाई, आपका ई भी वही है, आपका बस पाथ लेंथ चेंज हुआ है, ठीक है, आपका इंक्रीज कर दिया है। तो उसके वजह से अगर हम फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करें, इसी का वैल्यू जो कि हमारा इक्वेशन 2 में आ चुका है, इक्वेशन 2 के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते ही हमारा आई डैश अपॉन आई नॉट जो आएगा वो आपका 80/100 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, 80/100 का स्क्वायर को बोले तो 64%, दिस इज योर आंसर, 64%, ओके। द परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जो होगा वहां पे 64 होगा, ठीक है। आइए इसको दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते हैं उस, ठीक है। तो नेक्स्ट वे क्या है कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पहला एब्जॉर्बेंस जो होता है माइनस लॉग टी होता है, ठीक है। तो माइनस लॉग टी के फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलें, A1 इक्वल टू माइनस लॉग 80, A2 इक्वल टू अगर हम लेते हैं माइनस लॉग टी डैश, ठीक है, नया ट्रांसमिटेंस। तो पहला EC कितना था, माइनस लॉग 80, दूसरा 2EC होगा क्योंकि वहां पे सेकेंड टाइम इंक्रीज कर दिया है, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो माइनस लॉग टी डैश होगा। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते ही आपका टी डैश का जो वैल्यू आएगा वो समथिंग 6400 आएगा। अगर हम उसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इट वाज आल्सो वेरी इजी, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ a question is there that is asking, a farmer growing a particular variety of grape plants in a vineyard observes the following: fruit size normally remains same, natural seed abortion, development of the fungal infection as a pedicles are small in size due to which moisture is retained in the bunches of the grapes, okay, and expert suggests spraying of giverlic acids due to the fruit development during the fruit development. This treatment would be help in getting rid of, this is the question, okay. So giverlic acids का रोल क्या होता है पहले उसको पढ़ लेते हैं, तो इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। Giverlic acids are the naturally occurring plant hormones that are used as a plant growth regulators to stimulate both cell division and elongation of the effects leaves and stem, ओके। तो लीव्स की बढ़ोतरी में, ठीक है, लीव्स की बढ़ोतरी हो रही है तो आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स की भी बढ़ोतरी हो रही है। उसी तरीके से फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स की भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो फ्रूट साइज जहां पे नॉर्मली रिमेन स्मॉल था उसको ऑब्वियसली गिबरेलिक एसिड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उसकी ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेचुरल सीड एबॉर्शन, ठीक है। अगर एक सीड है जो कि ऑलरेडी तुम्हारा कहाँ पे, सॉइल के नीचे है, ठीक है, एक सीड है जो कि सॉइल के नीचे है एंड उसका एबॉर्शन हो चुका है। एबॉर्शन मतलब वो डेथ के कगार में, ठीक है, उसका एबॉर्शन हो रहा है, मतलब वो सीड जो है वहीं पे मर रहा है, ठीक है। तो सीड जब मर ही जा रहा है, कहाँ पे, नेचुरल सीड एबॉर्शन मतलब सॉइल के अंदर ही उसकी जो हो रही है उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो जब ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है तो गिबरेलिक एसिड आप कहाँ स्प्रे करेंगे, ठीक है। गिबरेलिक एसिड स्प्रे करने के बाद भी उसका ग्रोथ नहीं होगा,
क्योंकि वो नेचुरली सीड एबॉर्शन उसका हो चुका है, ठीक है। तो दैट शुड नॉट बी आवर आंसर, ठीक है। वी आर नॉट टेकिंग द सेकंड पॉइंट बिकॉज वहां पे सीड जो है ऑलरेडी उसका एबॉर्शन हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ द फंगल इन्फेक्शन एज ए पेडिकल्स आर स्मॉल इन साइज, ठीक है। पेडिकल्स यहाँ पे स्मॉल इन साइज है, ड्यू टू विच द मॉइस्चर इज रिटेन इन द बंचेस ऑफ द ग्रेप। स्मॉल इन साइज की बात आई तो स्मॉल इन साइज की बात जब आती है तो गिबरेलिक एसिड आप ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ में हेल्प करेगा ही करेगा और फंगल इन्फेक्शन के रोल को इनिबिट करेगा। तो पी एंड आर विल बी योर आंसर, ओके। पी एंड आर विल बी योर आंसर। Okay, in this question, they are asking possible explanation for age-related decline in the primary productivity of the tree. Okay, so age के साथ primary productivity कैसे decrease करता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वो बोलता है current hypothesis for declining the ANNP with the stand age include. Okay, what an altered balance between the photosynthesis and respiring tissues. अब ये क्यों होता है भाई? It is occur because क्यों आपका water की जो मूवमेंट है, ठीक है, टॉप कैनोपी तक वो रुक जाता है, ठीक है। उसी वजह से ही होता है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रेट रुकने का रीजन ही वही है, ठीक है। फिर आता है डिक्रीजिंग सॉइल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। तो डिक्रीजिंग सॉइल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्यों होगा भाई? न्यूट्रिएंट आता कहाँ से? अगर एक फॉरेस्ट की बात करें न्यूट्रिएंट आएगा कहाँ से? लिटर का डिकम्पोजिशन उनसे। तो लिटर का डिकम्पोजिशन ऑब्वियसली वहां पे स्टॉप हो रहा होगा। तो दूसरा पॉइंट भी जस्टिफाइड है कि लिटर का डिकम्पोजिशन नहीं होने की वजह से आपका जो ग्रोथ है दैट मस्ट बी डिक्रीजिंग, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है इंक्रीजिंग द स्टोमेटल लिमिटेशन रिड्यूस्ड फोटोसिंथेटिक रेट्स, ठीक है। स्टोमेटल लिमिटेशंस तो बढ़ेगा ही क्योंकि आपका पानी जो है वो अच्छे से ऊपर तक चढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। दैट विल बी द रीजन, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट द जीपीपी शुड डिक्लाइन इन रिस्पांस टू इंक्रीजिंग वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है लीव्स में एज वाटर इज रेज टू ग्रेटर हाइट तक पहुंच नहीं पाता है ट्रीज में जो कि लार्जली ग्रो कर चुके होते हैं। इस वजह से ये पॉसिबल है कि आपका जीपीपी जो है उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जीपीपी नहीं हो पा रहा है तो उसका रीजन ही यही है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है एज ट्रीज ग्रो लार्जर विद द एज दे हैव मोर टिश्यू दैट रेस्पायर एंड लूज एनर्जी एंड प्रोपोर्शनली लेस लीफ एरिया टू फोटोसिंथेसिस। लेस लीफ एरिया तो होता ही नहीं है भाई, जब ग्रोथ हो चुका है फुल्ली तो लीफ एरिया तो लेस होने से रहा, लीफ एरिया तो ज्यादा होगा पहली बात। तो पहला पॉइंट तो होगा ही नहीं, ठीक है। न्यूट्रिएंट लिमिटेशंस बाय नाइट्रोजन ड्यू टू रिड्यूस्ड रेट ऑफ ओडी लिटर फॉर डिकम्पोजिशन। तो ओडी लिटर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके ट्विक्स और नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आपके लीव्स का फॉल हो सकता है लेकिन प्रॉपरली ग्रो होने के बाद उसके स्टेम्स मजबूत हो जाते हैं जिसकी वजह से ओडी लिटर का डिकम्पोजिशन तो होने से रहा फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। तो उस वजह से न्यूट्रिएंट लिमिटेशन तो होता ही है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। As tree becomes larger, water transfer to the top canopy becomes the limited because increasing hydraulic resistance. These reduce the stomatal conductance and reduce the photosynthetic rate. It is absolutely true क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, कि आपका प्लांट का हाइट बढ़ते ही उसका वाटर स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है लीव्स में क्योंकि वाटर का मूवमेंट हाई हाइट तक नहीं हो पाता है, ठीक है। सो द आंसर्स आर ओनली क्यू एंड आर, दिस इज द आंसर, पी इज नॉट द आंसर, ओके। The next question is very simple. Demography is the science of what? Demography is scientific study of the human population primarily with respect to their size, their structure and the development. It takes into account the quantity aspects of their general characteristics. It is very simple. Okay, आपको बस डेमोग्राफी का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि होता क्या है। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को बोलते हैं, तो पॉपुलेशन आ गया यहाँ पे। The next question is for the silviculture. Silviculture deals with what? Okay, so silviculture basically deals with the trees. Okay, what is silviculture? Silviculture is a practice of controlling the growth, composition, structure and quality of a forest to meet the values needs, especially timber production, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज होता है, ठीक है। आपने स्टैंडिंग क्रॉप को तोड़ा, फिर हार्वेस्टिंग भी करते हैं, रीजनरेशन भी करते हैं, सब चीज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ये एक साइकिल है, ठीक है। द स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट एंड वुडी टर्म्स इज सिल्वोलॉजी, ठीक है। तो मेनली फॉरेस्ट की बात करता है, तो फॉरेस्ट का मतलब तो ट्रीज आएगा ही आएगा, ठीक है। डील्स विद बात किया तो ट्रीज के मतलब ही है, तो ट्रीज ही आएगा यहाँ पे भाई। तो सिल्वीकल्चर आपका
ट्रीज के लिए होता है, ठीक है, यू शुड नो दिस। It's very easy question. You should know about the nominal, ordinal and interval scale. तो soil type A is good and soil type B is bad for the rice. ठीक है, आइए थोड़ा पढ़ते हैं nominal, ordinal और interval के ऊपर, फिर आप ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो nominal refers to the naming of a category. Number are usually used as labels. Labels की तरह इसको यूज किया जाता है. Quantity rather than quantity. ठीक है, qualitative, ये qualitative बताता है rather than quantity. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं soil type A. सॉइल टाइप ए जो है वो आपका क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, गुड है या बैड है। सॉइल टाइप बी जो है वो भी आपका क्या बता रहा है, गुड या बैड बता रहा है। तो इट इज ऑब्वियसली क्वालिटेटिव डाटा। तो नॉमिनल विल बी डेफिनेटली योर आंसर, नॉमिनल स्केल। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल इज द लीस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट। ऑब्वियसली लीस्ट पावरफुल ही है क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे से वेरिएबल को जान नहीं पाते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी स्केल इज द ऑर्डर्ड स्केल दैट इज कॉमनली यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव साइज और क्वालिटी और रैंकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अगर हम बात करें राइस ग्रेड 1, राइस ग्रेड 2, राइस ग्रेड 3, राइस ग्रेड 4, राइस ग्रेड 5। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, ऑर्डर कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, कौन सा राइस कितना अच्छा है, ऑर्डरली फैशन में अरेंज किया तो उसको ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे आपने ऑर्डरिंग नहीं किया है, यहाँ पे बस आपने क्वालिटेटिव डाटा बताया है, गुड और बैड है, तो ये ऑब्वियसली नॉमिनल होगा। तो ऑर्डिनल स्केल तो होगा ही नहीं, यहाँ पे भी ऑर्डिनल स्केल है तो दिस विल नॉट बी द आंसर। ओके, नॉमिनल इज द आंसर। इंटरवल स्केल भी नहीं होगा क्योंकि इंटरवल स्केल में आपका क्या आ जाता है, अलजेब्रिक सम वगैरह कर सकते हैं, नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंटरवल की भी बात नहीं की है। ठीक है, तो इंटरवल स्केल भी नहीं होगा क्योंकि इंटरवल स्केल तो नंबर है। ठीक है, और एक डिफाइंड चीज है कि इंटरवल स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो इंटरवल स्केल होता है उसमें आपका जीरो डिफाइंड नहीं होता है, आप जीरो को कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर स्केल में 0 to 2 ले सकते हैं, आप 1 to 2 ले सकते हैं, किसी भी तरीके से लेते हैं आर्बिट्रली। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो होता है therefore we cannot take the ratio of the two measurements। इंटरवल में आप रेशियो नहीं ले सकते दो चीजों का। ठीक है, तो इसलिए आपका फिर रेशियो स्केल आता है जहाँ पे आप सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर नॉमिनल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आपने नेमिंग की है। ठीक है, विदाउट गिविंग ए पर्टिकुलर order and without giving particular type of interval। okay, it is directly giving the quality of a soil A and soil B। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे नॉमिनल स्केल होना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। इफ यू हैव सम डाउट यू कैन कमेंट मी इन द बॉक्स।